प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था कि प्लांट्स अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के वक्त, और पर्टिकुलरली तब जब क्रॉस पॉलिनेशन जो हो रहा है ये अलग अलग पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू हो रहा है। अब इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के वक्त प्लांट में किस तरीके के डेवलपमेंट होते हैं और क्या क्या प्रोसेसेस होती है फर्टिलाइजेशन के वक्त। तो अब अपन पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो जब अपन बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो फर्टिलाइजेशन के बदले अपन एक और टर्म यूज कर सकते हैं जिसे बोला जाता है सिनगेमी। तो फर्टिलाइजेशन मतलब होता क्या है, तो अपन सभी को पता है, दो गमेट्स का आपस में फ्यूजन होना और फ्यूजन होने के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होना, इसी प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। तो अपन लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gamete and formation of zygote। तो अब अपन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि प्लांट में क्या क्या चेंजेस होते हैं जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फिर किस तरीके का डेवलपमेंट होता है प्लांट में जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखी जाती है। तो सबसे पहला जो अपने को टर्म पढ़ना है या स्टेप पढ़ना है उसे बोला जाता है पोलन पिस्टल इंटरएक्शन। पोलन पिस्टल इंटरएक्शन। तो अब अपन देखते हैं पोलन पिस्टल इंटरएक्शन मतलब होता क्या है। तो अपन सभी को पता है जिस स्ट्रक्चर के ऊपर पोलन ग्रेन आके लैंड करते हैं स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टिग्मा। अपन इस स्ट्रक्चर को, फ्लैट स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं स्टिग्मा। और इसके बाद एक सिलेंडर स्टॉक होता है जिसे बोला जाता है स्टाइल। ये क्या करता है, तो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करके रखता है। तो पोलन ग्रेन आ गया यहाँ पे एक प्रोसेस के थ्रू जिसे बोला जाता है पॉलिनेशन। तो ये हो गया अपना पोलन ग्रेन। और अपने को भी पता है कि ये जो पोलन ग्रेन होता है, ये पोलन ग्रेन दो लेयर्स से मिलकर बना होता है। जो बाहर की लेयर होती है इसे बोला जाता है एक्साइन, और जो अंदर की लेयर होती है इसे बोला जाता है इंटाइन। और ये जो एक्साइन होता है ये बना होता है स्पोरोपोलिनेन से। एक और चीज अपने को पता है कि जो बाहर की लेयर होती है, जो एक्साइन होती है, कंटिन्यूअस लेयर नहीं होती, बीच बीच में कई जगह पे स्पोरोपोलिनेन एब्सेंट होता है। और जिस जगह पे स्पोरोपोलिनेन एब्सेंट होता है इस जगह को बोला जाता है जर्म पोर। इस जगह को कहा जाता है जर्म पोर। तो अपन ने क्या देखा, सबसे पहले क्या होता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है जिसके कारण पोलन ग्रेन आके लैंड कर देता है स्टिग्मा के ऊपर। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है जिसमें पहचाना जाता है कि वो जो पोलन ग्रेन आया है वो एक राइट टाइप का पोलन ग्रेन है या फिर एक रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन है। मतलब अगर सिंपली अपन बात वर्ड्स में बताए तो ये होता है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलन ग्रेन। देखा जाता है यहाँ पे कि वो पोलन ग्रेन राइट टाइप का पोलन ग्रेन है या फिर रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलन पिस्टल इंटरएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन आइडेंटिफाई होते हैं कि वो राइट टाइप का पोलन है या फिर रॉन्ग टाइप का पोलन है। अब बात आती है राइट टाइप और रॉन्ग टाइप का पोलन मतलब क्या होता है। तो राइट टाइप का पोलन ग्रेन वो पोलन ग्रेन होता है जो सेम प्लांट का हो या फिर किसी दूसरे प्लांट का हो, पर कैसा होना चाहिए, सेम स्पीशीज का होना चाहिए। और अगर रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन ऐसा पोलन ग्रेन होता है जो अलग स्पीशीज का हो। तो होता क्या है, सबसे पहली स्टेप पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, इसमें होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन पहचाना जाता है कि वो रॉन्ग टाइप का है या फिर राइट टाइप का है। सेकंड स्टेप इसमें देखा जाता है, और सेकंड स्टेप जो होती है कि ये जो स्टिग्मा है जैसे ये पहचान लेते हैं कि पोलन ग्रेन राइट टाइप का पोलन ग्रेन है, यहाँ पे एक सीक्रेशन रिलीज करता है। और ये जो सीक्रेशन होता है ये मिलके बना होता है वाटर प्लस शुगर से। तो यहाँ पे स्टिग्मा क्या करता है, एक सीक्रेशन रिलीज करता है, और ये जो सीक्रेशन होता है, ये जो सीक्रेशन होता है ये बना होता है वाटर प्लस शुगर से। ये दो चीज से मिलकर बना होता है वाटर प्लस शुगर। तो सेकंड स्टेप अपन लिख सकते हैं रिलीजिंग ऑफ अ सीक्रेशन बाय स्टिग्मा। तो स्टिग्मा क्या करता है, एक सीक्रेशन रिलीज करता है, और ये जो सीक्रेशन होता है ये बना होता है वाटर प्लस शुगर से। दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक वाटर होता है और दूसरा होता है शुगर। तो अब जो अगली स्टेप होती है, ये स्टेप ये होती है कि ये जो सीक्रेशन है ये सीक्रेशन अब एब्जॉर्ब होता है पोलन ग्रेन के द्वारा।
अब बात आती है कि पोलन ग्रेन इस सिक्रेशन को किस तरीके से एब्जॉर्ब करेगा। तो अपन सभी को पता है कि जो बाहर की आउटर मोस्ट कवरिंग है वो है एक्साइन, और ये एक्साइन किससे मिलकर बनी है, स्पोरोपोलिन से मिलकर बनी है। इसका मतलब क्या है, एक्साइन के थ्रू तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, बट अपने को पता है एक्साइन में कुछ कुछ जगह पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, उसी जगह को बोला जाता है जर्म पोर। तो ये जो सिक्रेशन है, ये सिक्रेशन जर्म पोर के थ्रू किसके अंदर एंटर करता है, पोलन ग्रेन के अंदर एंटर करता है। और जैसे ही पोलन ग्रेन के अंदर एंटर करता है, उस पोलन ग्रेन के अंदर जो सेल्स रहते हैं उनका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। अब पोलन ग्रेन के अंदर के सेल का साइज बढ़ गया है, तो बात आती है क्या पोलन ग्रेन का साइज बढ़ेगा, हाँ या नहीं। तो पोलन ग्रेन का साइज यहां पे नहीं बढ़ता है। क्यों पोलन ग्रेन का साइज नहीं बढ़ता है, पोलन ग्रेन का साइज इसलिए नहीं बढ़ पाता है क्योंकि जो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है वो कौन सी है, एक्साइन है। और एक्साइन जो है किससे मिलकर बनी है, स्पोरोपोलिन से। और अपन सभी को पता है कि स्पोरोपोलिन जो है ये सबसे हार्डेस्ट या फिर अपन बोल सकते हैं मोस्ट रेजिस्टिव और ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसको अपन कोई भी एसिड से, कोई भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं कर सकते। तो होता क्या है, सेल का साइज नहीं बढ़ता है, बट यहां से एक ट्यूब एक्सटेंड होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड होता है, और ये एंटर करता है स्टिग्मा के अंदर। और इसी स्टेप को बोला जाता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो यहां पे अपन थर्ड स्टेप लिख सकते हैं, और ये स्टेप है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। यहां पे क्या होता है, तो पोलन ग्रेन यहां पे जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करने के बाद पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। तो अपन इसे लिख सकते हैं पोलन ट्यूब। तो अगर स्टेप वाइज देखें तो सबसे पहला स्टेप है पोलन टिस्टल इंटरेक्शन। यहाँ पे आइडेंटिफाई होता है कि पोलन ग्रेन राइट टाइप का पोलन ग्रेन है या फिर रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन है। जब स्टिग्मा आइडेंटिफाई कर लेता है कि पोलन ग्रेन राइट टाइप का है, तब वो यहाँ पे एक सिक्रेशन रिलीज करता है, और ये जो सिक्रेशन होता है ये मिलकर बना होता है वाटर प्लस शुगर से। फिर ये जो सिक्रेशन होता है इसे पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब करता है। किसके थ्रू एब्जॉर्ब करता है, तो ये से एब्जॉर्ब करता है जर्म पोर के थ्रू। जर्म पोर के थ्रू एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, तो ये जो सेल है इसके अंदर का, इस सेल की साइज इंक्रीज हो जाती है। साइज इंक्रीज होने के कारण वो जो सेल है अंदर का, उसके कारण पोलन ग्रेन की साइज नहीं बढ़ पाती है। क्यों पोलन ग्रेन की साइज नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, एक्साइन है, और वो एक्साइन स्पोरोपोलिन से मिलकर बनी हुई है। पर होता क्या है यहाँ पे, पर्टिकुलरली जो जगह होती है जिसे बोला जाता है जर्म पोर, वहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर आता है, और इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है पोलन ट्यूब, और इस स्टेप को बोला जाता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अब बात आती है कि क्या यहाँ पे सिर्फ एक पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है कि बहुत सारे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। तो अगर यहाँ पे अपन पहली कंडीशन लिख सकते हैं कि इफ वन पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड from the germ pore, तो इस कंडीशन को बोला जाता है मोनोसिफोनस। मोनोसिफोनस। और अगर सेकेंड कंडीशन है कि अगर उस जर्म पोर से बहुत सारे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई है, तो अपन लिख सकते हैं मेनी पोलन ट्यूब, तब इस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीसिफोनस। तो यहां पे अपन ने देखा कि पोलन ट्यूब, अब यहाँ पे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो अब अपन अगली स्टेप देखते हैं, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, कि किस तरीके से पोलन ट्यूब अपनी ग्रोथ करता है। उससे पहले अपन ने अभी एक कंडीशन देखा था जिसे अपन ने बोला था पॉलीसिफोनस। पॉलीसिफोनस एक ऐसी कंडीशन थी जिसमें बहुत सारे पोलन ट्यूब्स की फॉर्मेशन होती है। इसमें होता क्या है, तो बहुत सारे पोलन ट्यूब्स बनते तो है, बट उन पोलन ट्यूब में से सिर्फ एक ही पोलन ट्यूब आगे चल के ओवरी तक के पहुंच पाता है, या ओवरी में ओव्यूल तक के पहुंच पाता है। बाकी के सारे पोलन ट्यूब डीजनरेट हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही पोलन ट्यूब ओवरी तक के पहुंच पाता है। तो अब अपन देखते हैं अगला स्टेप जिसे बोला था अपन ने ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो नेक्स्ट स्टेप है अपनी ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, कि किस तरीके से पोलन ट्यूब अपनी ग्रोथ करता है। तो अपन ने स्ट्रक्चर देखा था अभी कि इस तरीके का होता है स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा, और ये अपन ने देखा था स्टाइल, और यहां पे अपन ने देखा था कि एक पोलन ग्रेन था, और इस पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही थी। तो यहां पे हो गई है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन। अब अगर इससे पहले एक बात करें, तो अपन सभी को पता है कि ये जो पोलन ग्रेन है, एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन होता है, ये पोलन ग्रेन जो मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है, ये होता है टू सेल्ड पोलन ग्रेन। कैसा होता है ये, टू सेल्ड पोलन ग्रेन होता है। और इसके दो सेल्स कौन से होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल जो बड़ा सेल होता है,
और एक स्पिंडल शेप सेल रहता है, स्पिंडल शेप सेल रहता है जिसे बोला जाता है जनरेटिव सेल, जो वेजिटेटिव सेल के ही साइटोप्लाज्म में लाई करता है। तो इसे अपन बोल सकते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और ये जो स्पिंडल शेप सेल दिख रहा है इसे अपन बोल सकते हैं जनरेटिव सेल। तो अब होता क्या है, जब पोलन ग्रेन लैंड हुआ, मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में मोस्ट कॉमन पोलन ग्रेन पाया जाता है कि ये 2 सेल स्टेज होता है, मतलब जो पोलन ग्रेन रहता है इसमें 2 सेल स्टेज रहते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जनरेटिव सेल। जैसे ही पोलन ग्रेन लैंड हुआ, सबसे पहले यहाँ पे स्टिग्मा ने एक सीक्रेशन रिलीज किया, इस सीक्रेशन को एब्जॉर्ब किया और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन है। अब होता क्या है यहाँ पे, तो ये जो जनरेटिव सेल रहता है, ये जनरेटिव सेल के पास पहले से नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है, मतलब हैप्लॉइड सेल है। अब यहाँ पे एक सेल डिवीजन देखा जाता है और ये सेल डिवीजन होता है माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन। और जैसे ये सेल डिवीजन होता है, यहाँ पे 2 नए गमेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है और ये जो 2 गमेट्स होते हैं, इन दोनों गमेट्स के पास भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और ये 2 गमेट्स होते हैं 2 मेल गमेट्स। तो अब अगर टोटल नंबर ऑफ सेल्स की बात करें अपन इस पोलन ग्रेन के अंदर, तो 3 सेल्स प्रेजेंट रहेंगी। कौन सी 3 सेल रहेंगी, एक होंगी वेजिटेटिव सेल और उस सेल के अंदर 2 क्या प्रेजेंट रहेंगे, 2 मेल गमेट्स प्रेजेंट रहेंगे जिनके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब होता क्या है कि ये जो पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब में सारा का सारा कंटेंट आ जाता है किसका, इस पोलन ग्रेन का। इस पोलन ग्रेन का सारा कंटेंट किस में आ जाता है, पोलन ट्यूब में आ जाता है। तो अब अपन देखेंगे पोलन ट्यूब में क्या क्या आता है। तो पोलन ट्यूब में अपन लिख सकते हैं ये एक मेल गमेट हो गया, ये दूसरा मेल गमेट हो गया, ये हो गया वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म और उसका न्यूक्लियस। तो ये सारा कंटेंट जो होता है किसके अंदर आ जाता है, ये आ जाता है पोलन ट्यूब के अंदर। अब बात आती है स्टाइल की, स्टाइल के थ्रू किस तरीके से ये पोलन ट्यूब डेवलपमेंट करता है या ग्रोथ करता है और ग्रोथ करने के बाद ओवरी के पास पहुंचता है। तो अपन ने देखा था कि जो स्टाइल होता है ये 2 टाइप के पाए जाते हैं प्लांट्स में, एक होता है हॉलो स्टाइल और एक होता है सॉलिड स्टाइल। हॉलो स्टाइल होता है एक और एक होता है सॉलिड स्टाइल। दोनों के बारे में समझते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं हॉलो स्टाइल के बारे में। हॉलो स्टाइल, जब अपन हॉलो स्टाइल के बारे में बात करते हैं तो इस स्टाइल के अंदर बीच में ल्यूमेन प्रेजेंट रहता है और आजू बाजू जो सेल प्रेजेंट रहते हैं इन्हें बोला जाता है एपिडर्मल सेल। तो ये जो आजू बाजू सेल्स बना रहा हूं मैं, ये है एपिडर्मल सेल्स। इसे अपन लिख सकते हैं एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स। और ये जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ल्यूमेन। तो इस ल्यूमेन के थ्रू ये पोलन ट्यूब जो रहता है ये आगे अपनी ग्रोथ करता है और पहुंच जाता है कहां तक के, ओवरी तक के। ये तो हो गया किस कंडीशन में, ये इस कंडीशन में हुआ जब अपने पास स्टाइल कैसा है, एक हॉलो स्टाइल प्रेजेंट है। तो अब अपन देखते हैं सॉलिड स्टाइल के बारे में। तो ये हो गया स्टिग्मा और ये जो स्टाइल होगा यहाँ पे कैसा होगा, सॉलिड स्टाइल होगा। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे सॉलिड स्टाइल। तो यहाँ पे जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर रहती है सेल की, इसे बोला जाता है एपिडर्मल सेल्स। ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया आउटर मोस्ट सेल जिसे अपन बोल सकते हैं एपिडर्मल सेल्स। ये हो गया स्टाइल। और यहाँ पे जो अंदर की तरफ टिश्यूज होते हैं, इन टिश्यूज को बोला जाता है कंडक्टिव टिश्यू। और ये जो कंडक्टिव टिश्यू रहते हैं, ये कंडक्टिव टिश्यू मिलकर बने होते हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यूज से। पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बने होते हैं कंडक्टिव टिश्यूज। तो ये बहुत सारे जो सेल्स बना रहे हैं यहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल्स है और इन्हीं सेल्स को मिला के कंडक्टिव टिश्यू बोला जाता है। तो ये हो गया अपना कंडक्टिव टिश्यू, कंडक्टिव टिश्यू। और कंडक्टिव टिश्यू जो रहते हैं ये होते हैं पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बने होते हैं। तो अपन ने देखा है ऊपर एक पोलन ग्रेन रहता है, ये हो गया पोलन ग्रेन, ये उसकी एक्साइन है, ये हो गया उसकी एक्साइन। और यहां पे होता है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन। तो ये हो गया उसका पोलन ट्यूब। तो इसे अपन बोल सकते हैं पोलन ट्यूब।
अब ये जो पोलन ट्यूब होता है इसके अंदर एक मेल गमेट रहता है, दूसरा मेल गमेट रहता है, वेजिटेटिव सेल रहता है और वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। अब होता क्या है, जो सॉलिड स्टाइल होता है, इस सॉलिड स्टाइल की कंडीशन में ये जो पोलन ट्यूब होता है, ये पोलन ट्यूब आगे की तरफ जैसी ग्रोथ करता है अपनी, तो ये सेल्स को असाइड करता है, अलग अलग करता है और आगे की तरफ पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। जैसे ही पोलन ट्यूब आगे आगे बनता है, अब क्या हो सकता है कि ये सेल वापस अपने ओरिजिनल जगह पे आएंगे, ये वाले जो पैरेन्काइमेटस सेल है, और ओरिजिनल जगह पे आने के कारण यहाँ पे एक डिप्रेशन बनने लगेगा। डिप्रेशन बनने के कारण क्या हो सकता है कि इसका कुछ कंटेंट पीछे रह जाएगा और कुछ कंटेंट आगे रह जाएगा। जैसे मान लो अगर ये जो पैरेन्काइमेटस सेल है, ये पैरेन्काइमेटस सेल अगर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे तो ओरिजिनल पोजीशन पे आने के कारण ऐसा डिप्रेशन बनेगा इस पोलन ट्यूब में। और अगर डिप्रेशन बन गया, इधर दो मेल गमेट है और इधर मान लो वेजिटेटिव सेल और उसका साइटोप्लाज्म है, तो होगा क्या, जनरली इस पोलन ट्यूब में जो दो मेल गमेट रहते हैं, ये दो मेल गमेट अपना जो नरिशमेंट रहता है ये कहां से लेते हैं, इस साइटोप्लाज्म से लेते हैं जो वेजिटेटिव सेल का होता है। तो यहाँ पे डिप्रेशन बनने से क्या होगा, प्रॉब्लम होंगी और ये पोलन ट्यूब सही तरीके से बन नहीं पाएंगे, या फिर इसमें जो मेल गमेट रहेंगे ये अलाइव नहीं रहेंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे जो पोलन ट्यूब रहता है ये एक चीज की फॉर्मेशन करता है जिसे बोला जाता है कैलोस प्लग्स। एक चीज की फॉर्मेशन करता है जिसे बोला जाता है कैलोस प्लग। तो इसे अपन बोल सकते हैं कैलोस प्लग्स, कैलोस प्लग्स। और ये कैलोस प्लग्स क्या करते हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि जितना भी उस पोलन ट्यूब के अंदर कंटेंट है, इस कंटेंट को इस पोलन ट्यूब के टिप पे रखते हैं। तो अपन इसमें लिख सकते हैं it keeps the content at the tip of the pollen tube। तो ये क्या करता है, पोलन ट्यूब के टिप पे पूरे कंटेंट को रखता है। जैसे ये उसका टिप है तो इस टिप पे सारे चीजों को कवर करेंगे। जैसे अगर मान लो ये पोलन ट्यूब है, इनिशियल ये पोलन ट्यूब है, इसमें एक मेल गमेट है, दूसरा मेल गमेट है, ये वेजिटेटिव सेल है और ये उसका साइटोप्लाज्म है। तो सबसे पहला जो कैलोस बनेगा, कैलोस प्लग जो बनेगा ये होगा कैलोस प्लग। फिर इसके बाद जैसे ये ट्यूब बढ़ जाएगा, ये जैसे बड़ा ट्यूब हो गया, अब इसका कंटेंट जो है ये यहाँ पे मेल गमेट है दो और यहाँ पे वेजिटेटिव सेल और ये साइटोप्लाज्म है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये पहले से तो एक कैलोस प्लग बना हुआ है, बट बीच बीच में ऐसे कैलोस प्लग बनते रहेंगे ताकि ये जो ट्यूब है ये ट्यूब पूरी तरीके से बेंड ना हो और इसका जो कंटेंट है ये कंटेंट लास्ट तक के ओवरी तक के पूरा कंटेंट पहुंचे, ताकि दो मेल गमेट को नरिशमेंट मिलते रहे। और ये नरिशमेंट कहां से मिल रहा है, तो इस साइटोप्लाज्म से मिल रहा है और ये साइटोप्लाज्म किसका है, तो ये है वेजिटेटिव सेल का। और इस तरीके से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है और ये पोलन ट्यूब पहुंच जाता है ओवरी के पास। तो अब अपन देखते हैं कि किस तरीके से पोलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल में। उससे पहले अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो सबसे ऊपर की तरफ है स्टिग्मा, फिर इसके बाद है स्टाइल और फिर नीचे की तरफ है ओवरी। तो ये यहाँ पे रहता है पोलन ग्रेन, ये होता है उसका एग्जाइम, ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया पोलन ग्रेन, ये हो गया स्टाइल और ये हो गया ओवरी। अपने को पता है जो मोस्ट कॉमन ओव्यूल पाया जाता है एंजियोस्पर्म में, ये होता है एनोट्रोपस ओव्यूल। इस तरीके का ओव्यूल होता है, ये हो गया एनोट्रोपस ओव्यूल। ये हो गया एनोट्रोपस ओव्यूल और यहां पे प्रेजेंट रहता है एम्ब्रियो सैक। तो इसे अपन बोल सकते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। और ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है ये बायटेग्मिक होता है। बायटेग्मिक मतलब क्या, इसमें दो इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ये हो गया इसका चलाजल एंड और ये हो गया इसका माइक्रोपाइलर एंड। तो अब अपन देखते हैं कि ये जो यहाँ पे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, ये पोलन ट्यूब किस जगह से एंटर करता है ओव्यूल में। तो ये हो गया पोलन ट्यूब और इसके बीच में प्रेजेंट रहते हैं कैलोस प्लग्स, बीच में इसके प्रेजेंट रहते हैं कैलोस प्लग्स।
तो अब अपन देखते हैं कि पॉसिबिलिटीज, क्या अलग अलग पॉसिबिलिटीज है जिसके थ्रू ये पोलन ट्यूब एंटर कर सकता है ओव्यूल के। तो अपन लिख सकते हैं यहां पे पॉसिबिलिटीज ऑफ पोलन ट्यूब एंटरिंग द ओव्यूल। तो अपन देखते हैं, तो अगर अपन बात करें तो ये पोलन ट्यूब चलाजल एंड से एंटर कर सकता है, यहां से एंटर कर सकता है, डायरेक्ट स्ट्रेट आके यहां से एंटर कर सकता है, या फिर ये पोलन ट्यूब ऐसा आके इस इंटीग्यूमेंट्स के थ्रू एंटर कर सकता है। फर्स्ट कंडीशन अपन ने देखा ये ऐसा आके यहां से एंटर कर सकता है। सेकंड कंडीशन हो सकती है कि ये इंटीग्यूमेंट्स के थ्रू अंदर आके एंटर कर सके, और थर्ड कंडीशन होती है कि ये ऐसा आए और ऐसा आने के बाद ये एंटर करे माइक्रोपाइलर एंड के तरफ या फिर माइक्रोपाइलर पोल के तरफ। तो तीन पॉसिबिलिटीज होती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी होती है कि ये चलाजल एंड के थ्रू एंटर करे ओव्यूल के अंदर। सेकंड पॉसिबिलिटी होती है कि ये इस इंटीग्यूमेंट्स के थ्रू एंटर करे, और थर्ड पॉसिबिलिटी होती है कि ये माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एंटर करे। तो अपन फर्स्ट लिख सकते हैं चलाजल एंड की तरफ, चलाजल एंड या फिर पोल। अगर चलाजल एंड के थ्रू अगर ये पोलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल में, तब इस कंडीशन को बोला जाता है चलाजोगैमी, चलाजोगैमी। अगली कंडीशन अपन देख सकते हैं, सेकंड कंडीशन अपन देख सकते हैं कि ये इंटीग्यूमेंट्स के थ्रू अपन ये चलाजल एंड है, इसे अपन लिख सकते हैं इनर एंड आउटर इंटीग्यूमेंट्स। तो इसमें दो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, एक इनर इंटीग्यूमेंट होता है, एक आउटर इंटीग्यूमेंट होता है। तो अगर यहां पे अपन लिख सकते हैं इंटीग्यूमेंट्स के थ्रू अगर ये एंटर कर रहा है तो इसे बोला जाता है मिजोगैमी। तब इस कंडीशन को बोला जाता है मिजोगैमी। अगर चलाजल एंड के थ्रू गया तो इसे बोला गया चलाजोगैमी, अगर इंटीग्यूमेंट्स के थ्रू गया तो इसे बोला गया मिजोगैमी। और थर्ड कंडीशन होती है, और ये थर्ड कंडीशन होती है कि किसके थ्रू एंटर कर सकता है, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू। तो अपन लिख सकते हैं माइक्रोपाइल के थ्रू अगर ये एंटर कर रहा है तो इसे बोला जाता है पोरोगैमी। तो ये तीन अलग अलग कंडीशंस के थ्रू एंटर कर सकता है इस ओव्यूल के अंदर। और इसमें से जो कॉमन जो होता है, सबसे मोस्ट कॉमन जो अपन एंजियोस्पर्म में देखा जाता है वो होता है पोरोगैमी। मतलब जो पोलन ट्यूब होता है ये एंटर करता है माइक्रोपाइलर एंड के तरफ। अपन ने देखा है कि चलाजल एंड के तरफ तीन सेल्स होते हैं जिसे एंटीपोडल्स बोला जाता है। माइक्रोपाइलर के एंड की तरफ एक बड़ा सेल होता है जिसे एग सेल बोला जाता है, एक छोटा सेल होता है जिसे सिनर्जिड बोलते हैं, एक और छोटा सेल बोला जाता है जिसे सिनर्जिड होता है। अब यहाँ पे बीच में दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं और इन न्यूक्लियाई को बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है पर्टिकुलर स्टाइल का, स्टिग्मा का और ओवरी का। और अगर अपन बात करें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जिसके थ्रू ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जा सकता है, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी होती है चलाजोगैमी, मतलब ये एंटर करेगा चलाजल एंड के थ्रू। दूसरी होती है इंटीग्यूमेंट्स के थ्रू ये एंटर कर सकता है जिसे बोला जाता है मिजोगैमी। और थर्ड होती है माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री जिसे बोला जाता है पोरोगैमी। और ये जो होती है अपन लिख सकते हैं it is most commonly found in angiosperm। ये मोस्ट कॉमनली एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती है। तो अपन अगला स्टेप देखेंगे। जो अगला स्टेप होता है इसे ये होता है कि पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर होता है। तो अपन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब into the embryo sac। कि अब पोलन ट्यूब किसके अंदर एंटर करेगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगा। उससे पहले अगर अपन एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इस तरीके का होता है एम्ब्रियो सैक। यहां पे होता है चलाजल एंड या फिर इसे बोल सकते हैं अपन चलाजल पोल। यहाँ पे तीन सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें बोला जाता है एंटीपोडल्स। नीचे की तरफ एक बड़ा सा सेल होता है और ये वाला जो एंड होता है इसे बोला जाता है माइक्रोपाइलर एंड या फिर माइक्रोपाइलर पोल। ये जो बड़ा सा सेल होता है इसे बोला जाता है एग। और फिर यहाँ पे कुछ छोटे सेल्स पाए जाते हैं दो, इन छोटे सेल्स को बोला जाता है सिनर्जिड्स। और इन दोनों को मिला के बोला जाता है एग एपेरेटस। बीच में दो न्यूक्लियाई पाई जाती है और इन दो न्यूक्लियाई को आपस में मिला के बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई।
तो अपन ने क्या देखा, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक का। तो अपन ने अब भी देखा कि जो पोलन ग्रेन होता है वो पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन करता है, फिर वो पोलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल में एक एंड के तरफ से, जिसे बोला जाता है माइक्रोपाइलर एंड, और माइक्रोपाइलर एंड के तरफ से वो एंट्री करता है। तो अब अपन देखेंगे माइक्रोपाइलर की तरफ से कैसे वो एंट्री करता है। तो अब अगर अपन बात करें पर्टिकुलरली, तो ये इनलार्ज व्यू है, इनलार्ज व्यू ऑफ माइक्रोपाइलर एंड। तो ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये हो गया एग सेल, ये हो गया सिनर्जीड और ये हो गया सिनर्जीड। तो यहाँ पे जो दो सिनर्जीड्स होते हैं, इनके बेस में एक स्ट्रक्चर या फिर एक एपरेटस प्रेजेंट रहता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट रहते हैं, और इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोला जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है यहाँ पे, इसे बोला जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं और ये हेल्प करते हैं पोलन ट्यूब की गाइडिंग में और मेल गमेट्स को सिनर्जीड्स के अंदर एंटर करने में। तो होता क्या है, यहाँ पे दो सिनर्जीड्स प्रेजेंट है, ये दोनों सिनर्जीड्स है। तो इन दोनों सिनर्जीड्स में सबसे पहले क्या होता है, तो इधर से पोलन ट्यूब आया, ये आया पोलन ट्यूब, और इस पोलन ट्यूब में दो मेल गमेट है, एक वेजिटेटिव सेल है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म है उस वेजिटेटिव सेल का। तो जैसे यहां पे पोलन ट्यूब इस माइक्रोपाइलर एंड पे पहुंचता है, तो इन दो सिनर्जीड्स में से एक सिनर्जीड डी जनरेट होने लगता है। अब दोनों में से कोई सा भी डी जनरेट होता है, जैसे मान लो ये वाला सिनर्जीड डी जनरेट हो रहा है, तो जैसे ये डी जनरेट होता है तो ये पोलन ट्यूब तब रप्चर होता है। इसके आगे की स्टेप अपन देखते हैं। तो यहां पे अपन देख सकते हैं, ये अपना एग सेल है, ये है सिनर्जीड, ये डीजेनरेट नहीं हो रहा है, और ये वाला सिनर्जीड जो हो रहा है ये डीजेनरेट हो रहा है। जब ये डीजेनरेट होता है तो होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे पोलन ट्यूब आया, ये पोलन ट्यूब आके इससे अटैच हो जाता है, और जैसे ये डीजेनरेट होता है तो इसकी वॉल जो है ये रप्चर होने लगती है। इवन पोलन ट्यूब की भी वॉल रप्चर होती है और दो मेल गमेट यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। तो हुआ क्या, सबसे पहले ये था अपना एम्ब्रियो सेक, यहाँ से पोलन ट्यूब आ रहा था, इसे अपन लिख सकते हैं पोलन ट्यूब। अब ये जो पोलन ट्यूब था इसके अंदर मेल गमेट्स प्रेजेंट थे और वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट था। ये पहुंचता है जैसी माइक्रोपाइलर एंड पे, तो वहां पे क्या होता है, दो सिनर्जीड्स में से एक सिनर्जीड डी जनरेट हो जाता है। तो जो सिनर्जीड डी जनरेट होता है उस सिनर्जीड में जाता है ये पोलन ट्यूब, और इस पोलन ट्यूब को गाइड करने का जो काम करता है वो काम करता है फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस इसको गाइड करता है, और गाइड करने के बाद जैसी फिलीफॉर्म एपरेटस से पोलन ट्यूब अटैच हो जाता है, इस पोलन ट्यूब का जो वॉल रहता है वो रप्चर हो जाता है और दो मेल गमेट इसके अंदर एंटर हो जाते हैं। जब मेल गमेट इसके अंदर एंटर हो जाते हैं तो ये जो सिनर्जीड्स की वॉल थी, सेल वॉल थी, ये सिनर्जीड की सेल वॉल भी डिसोशिएट हो जाती है और अलग हो जाती है। अब यहां पे जो अगली स्टेप होती है, ये स्टेप होती है फर्टिलाइजेशन। तो अब अपन देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो अपन ने अब भी देखा कि दो मेल गमेट उसके अंदर अब एंटर हो चुके हैं। तो जो सबसे पहला मेल गमेट होता है अपन फर्स्ट, अब यहाँ पे अपन अगला स्टेप देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन, या फिर इसे अपन बोल सकते हैं सिनगैमी। तो होता क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट मेल गमेट रहता है, जो फर्स्ट मेल गमेट होता है ये हैप्लॉइड होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, ये जाता है और ये जाके फ्यूज हो जाता है एग सेल के साथ, ये जाके फ्यूज होता है एग सेल के साथ, और एग सेल भी होता है हैप्लॉइड। जैसे ये एग सेल के साथ फ्यूज होता है, यहां पे फॉर्मेशन होती है जायगोट की, और ये जो जायगोट बनता है ये कैसा जायगोट बनता है, ये एक डिप्लॉइड जायगोट बनता है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगमी। इसमें क्या हुआ, तो पहला मेल गमेट आया, ये मेल गमेट आने के बाद किससे फ्यूज हो गया, एग सेल से फ्यूज हो गया। जैसे ही एग सेल के साथ फ्यूज हुआ, यहाँ पे इसने किसकी फॉर्मेशन की है, जायगोट की फॉर्मेशन की, और जायगोट कैसा था, डिप्लॉइड जायगोट। अब ये जो जायगोट है, ये जायगोट आगे चल के एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा, बट ये आगे की प्रोसेस है, फिर अपन देखेंगे एम्ब्रियो के पहले क्या होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, मेल गमेट आया, मेल गमेट एग सेल से फ्यूज हो गया और किसकी फॉर्मेशन हो गई, जायगोट की फॉर्मेशन हो गई। अब बात आती है कि सेकंड मेल गमेट का क्या हुआ। तो वो जो सेकंड मेल गमेट रहता है, सेकंड मेल गमेट जो रहता है, ये सेकंड मेल गमेट भी हैप्लॉइड होता है, और ये जाता है और ये जाके फ्यूज हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास, पोलर न्यूक्लियाई के पास।
तो अपने को पता है पोलर न्यूक्लियाई दो न्यूक्लियाई से मिलकर बनी है और दोनों न्यूक्लियाई के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इधर से जो मेल गमेट आ रहा है सेकंड मेल गमेट, इसके पास भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और जो दो पोलर न्यूक्लियाई इनके पास भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब होता क्या है, तो अपन यहाँ पे अगर काउंट करें तो टोटल 3 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो रही है, और तीनों न्यूक्लियाई के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, n है, मतलब तीनों की तीनों हैप्लॉइड है। तो यहां पे जो होता है, यहां पे एक ट्रिप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन होती है। ट्रिप्लॉइड सेल मतलब 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल की फॉर्मेशन होती है, और इस ट्रिप्लॉइड सेल को बोला जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है ये कैसा होता है, तो ये होता है ट्रिप्लॉइड, इसके पास 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो सबसे पहली स्टेप होती है फर्टिलाइजेशन या फिर सिंगेमी। जैसे ही पोलन ट्यूब अंदर गया और वो सिनर्जिड्स की जो वॉल थी वो रप्चर हो गई। रप्चर होने के बाद जो पहला मेल गमेट रहता है ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, जाके एग से फर्टिलाइजेशन करता है या फ्यूज होता है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन, और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। फिर ये जाइगोट आगे चल के किसकी फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। फिर जो सेकंड मेल गमेट रहता है, ये सेकंड मेल गमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। पोलर न्यूक्लियाई के पास पहले से ही दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है जिनके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब जब तीन न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो रहे हैं, तब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की फॉर्मेशन हो रही है। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है इसे बुलाया जाता है ट्रिप्लॉइड सेल, क्योंकि इसके पास 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस अपन ने पढ़ी है, इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। बात आती है कि इसे ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं, तो ट्रिपल फ्यूजन बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे तीन अलग अलग न्यूक्लियाई का आपस में फ्यूजन हो रहा है। तीन अलग अलग न्यूक्लियाई जब आपस में फ्यूज हो रहे हैं तब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन रहा है, और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन रहा है ये कैसा है, ये ट्रिप्लॉइड है, इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। तो सबसे पहली प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन या फिर सिंगेमी, और जो सेकंड प्रोसेस होती है उसे बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन या फिर ओनली ट्रिपल फ्यूजन ही बोला जाता है। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहली प्रोसेस थी फर्टिलाइजेशन और सेकंड प्रोसेस थी ट्रिपल फ्यूजन। तो ये जो फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन है, इन दोनों को मिला के बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, या फिर डबल फर्टिलाइजेशन ही कहते हैं, या फिर डबल फ्यूजन कह सकते हैं अपन। हो क्या रहा है, तो सबसे पहले पहला मेल गमेट आके एक सेल से फ्यूज हो गया, वहां जाइगोट बन गया। फिर सेकंड मेल गमेट आया, सेकंड मेल गमेट आने के बाद क्या हो गया, पोलर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन कर लिया। अब ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब इसने फ्यूजन किया, तो फ्यूजन करने के बाद इसने प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की फॉर्मेशन कर लिया। अब होता क्या है यहाँ पे, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल रहता है ये आगे चल के एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करता है, या आगे चल के एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करता है। और ये एंडोस्पर्म क्या करता है, तो ये जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म आगे चल के ये जो एम्ब्रियो है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो अपन एंडोस्पर्म में लिख सकते हैं इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये क्या करता है, तो ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे बात आती है कि सबसे पहले एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है कि एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। अब देखो सबसे पहले हुआ क्या, तो जो मेल गमेट आया था इसने एक के साथ फॉर्मेशन फ्यूज कर लिया, और फ्यूजन करने के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन कर लिया। फिर सेकंड क्या हुआ, जो सेकंड मेल गमेट आया था उसने पोलर न्यूक्लियाई के साथ फॉर्मेशन फ्यूजन किया, और फ्यूजन करने के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म की सेल की फॉर्मेशन की। अब क्वेश्चन ये था कि पहले एम्ब्रियो बनता है या फिर एंडोस्पर्म पहले बनता है, तो यहाँ पे आंसर ये है कि एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन पहले होती है। क्यों एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन पहले होती है, क्योंकि यहाँ पे ओव्यूल में या फिर ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे नरिशमेंट अवेलेबल होना चाहिए। अगर नरिशमेंट अवेलेबल नहीं होगा तो एम्ब्रियो आगे चल के क्या नहीं कर पाएगा, डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है ये पहले बनता है, और जैसे ही एंडोस्पर्म बन जाता है वहां पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होता है, और यही एम्ब्रियो आगे जब अपना डेवलपमेंट करता है तो ये इस एंडोस्पर्म से नरिशमेंट कलेक्ट करता है और अपनी डेवलपमेंट आगे कंप्लीट करता है। तो अब अगर सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन के बाद एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, अपन लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, और फिर इसके बाद होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलपमेंट करता है,
तो अपन ने इस लेक्चर में देखा कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, किस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और डिफरेंट टाइप्स के एंडोस्पर्म कैसे कैसे होते हैं और क्या होते हैं।